ओके जी बेटा जी, ग्राफिकल सॉल्यूशंस ग्राफ ऑफ फंक्शंस है जी द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीइंफोर्स इन टुडेज क्लास. Graph of functions, as you are well aware that it is very important as a topic. इसका पेपर 2 में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन जो है वो आपने किए भी हैं कुछ मेरे साथ पहले भी. अराउंड 12 to 13 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पेपर 2 में इसका आता है, जिसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं दे आर प्रिटी मच ईजियर एंड कुछ जो पार्ट्स हैं वो दे रिक्वायर अ लिटिल ट्रिकीनेस, अ लिटिल ऑफ योर एफर्ट्स. ठीक है, पहले शुरू से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास दिया क्या होगा इसमें, वील बी हैविंग एन इक्वेशन. हमारे पास एक फंक्शन होगा y, फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4. ऐसा सा करके कोई फंक्शन होगा हमारे पास. और सबसे पहला पार्ट जो हमारा होगा, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दैट यू नीड टू कंप्लीट द टेबल. टेबल आपके पास, टेबल के अंदर मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ विल बी गिवन टू यू. उसमें से सिर्फ एक दो वैल्यूज़ होंगी और एक दो मार्क्स ही होंगे जो आपने फुलफ़िल करने होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें हमारे पास एक टेबल छोटा सा हम बना लें तो वो कुछ ऐसे होगा. एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी जो हमारे पास, कुछ वैल्यूज़ तो गिवन होंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ यू विल बी फाइंडिंग दम आउट. एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी. अगर मैं यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3. अब इनमें वैल्यूज़ आपने कैसे पुट करके कैसे निकालनी है, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्स की जो वैल्यूज़ हैं आपने इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है और आपने आंसर फाइंड आउट कर लेना है. दैट शुड नॉट बी वेरी एनीथिंग डिफ़िकल्ट एट ऑल फॉर यू. आपने यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और आपने वैल्यूज़ के आंसर्स निकाल लेने हैं. लेकिन इसमें आपके पास एक टेक्निक है जो आपने यूज़ करनी है, दैट जब भी आपके पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आपने कैलकुलेटर में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है. ठीक है, जब आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ प्लग इन कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो इट टू यू ओवर हेयर. एक करके आपके साथ दिखाता हूँ ज़रा. जब फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग -3 ओवर हेयर, तो जब आपने कैलकुलेटर में आपने एक ही दफ़ा इक्वेशन लिखी है पूरी कैलकुलेटर में और आप उसको सॉल्व, बस उसमें वैल्यूज़ चेंज करते रहें. अब आप कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट इस तरह और ऊपर स्क्वायर डालेंगे. उसके बाद आप प्लस का साइन डालें, फिर 7 डालें, फिर ब्रैकेट डालें और एंड पे +4 डालें. ठीक है, ये चीज़ आप अपने कैलकुलेटर में लिख लें, टाइप कर लें. ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर +7 ब्रैकेट क्लोज एंड देन 4. बिल्कुल ऐसे आपने अपने कैलकुलेटर्स में ना शो कर लेनी है. जब लिख लिया आपने कैलकुलेटर्स में, आपने सिर्फ बारी बारी यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है. जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ना, रेड से कभी आपने -3 पहली दफ़ा लिख लेना है, फिर आपने -2 लिख लेना है और फिर आपने -1 एंड सो ऑन. आपने ये वैल्यूज़ को बच्चे आपने पुट चेंज करते जाना है. सिर्फ वैल्यूज़ का जो चेंज है वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैंने पहले वाले की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन की तो ये -8 आ रही है. ठीक है, इसी तरह आपने सिर्फ और सिर्फ ये बस वैल्यू जो है -3 की जगह फिर -2 कर देना है और फिर एंड सो ऑन -6 आ जाता है. आपने ये टेबल इसी तरह कंप्लीट कर लेना. इसमें यू विल बी हैविंग मोर और लेस 2 और 3 वैल्यूज़ विच आर गोइंग टू बी मिसिंग इन द क्वेश्चन. तो ये पार्ट जो है ये आपका 1 से 2 मार्क का ये पार्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द मिसिंग वैल्यूज़ इन द टेबल. ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार इन दिस पार्ट? नो सर. अच्छा जी, जो सेकंड पार्ट है वो आपका 3 मार्क का होता है, जिसमें आपने एक स्मूथ ग्राफ बनाना होता है. ग्राफ आपको दिया होगा, उसमें आपने क्या, ऑन द ग्राफ प्लॉट अ स्मूथ कर्व. ये जो ऊपर आपके पास वैल्यूज़ हैं जो आपने टेबल फिल किया है,
उस उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने ये मार्क्स कितने होते हैं इसके बेटा, इसके हमेशा 3 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपने इसको जो ऊपर टेबल है इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ विल बी यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ। और प्लॉट कैसे करना है कि इसका जो कर्व है इट शुड बी वेरी स्मूथ। आपकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी अच्छी हो जानी चाहिए क्लास के अंदर, ताकि जब आप कैम्ब्रिज में बैठे हों तो आपका जो कर्व है शुड बी प्रिटी स्मूथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट ड्रॉ अ कर्व फॉर यू ओवर हेयर। ये इस वाले ग्राफ का कर्व जो है वो थोड़ा सा यूं करके बनेगा, ठीक है। तो अगर इसका यूं बनता है तो एंड पे आपने इसको लेबल भी करना है x² + 7x + 4, ठीक है। आपने कर्व जो है इट शुड बी एज मच स्मूथ एज पॉसिबल, उसमें एजेस नहीं होने चाहिए, नो एजेस, प्लस उसके अंदर स्मूथनेस होनी चाहिए। और इसको कहते हैं फ्री हैंड स्केच। स्केल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, फ्री हैंड स्केच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपका इससे अगला पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू द टेंजेंट। लेट मी जस्ट, वो कितने मार्क का होता है जी, यूजुअली इट्स ऑफ 2 मार्क्स। टेंजेंट by drawing a tangent estimate a gradient by drawing a tangent estimate the gradient at any specific point। किसी भी specific point पे बच्चे फॉर एग्जाम्पल x = 2 पे वो कहता है एक टेंजेंट ड्रॉ करें और आप क्या फाइंड आउट करें, एक ग्रेडियंट फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसके ये लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ और उसके ऊपर हम ज़रा आप देखते हैं कि टेंजेंट जो है वो कैसे फिगर आउट करना है। आपने पहले प्लॉट कैसे करना है टेंजेंट को, और फिर टेंजेंट की हेल्प से साथ आपने ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। स्मूथ कर्व आपका होगा ऐसे करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो एक्स उसके पहला तो आपके पास स्मूथ कर्व होगा, आपके जो भी आपने ग्राफ बनाया हुआ है उस ग्राफ, फॉर एग्जांपल लास्ट वाले ग्राफ ही की बात कर लूँ जो आपने बनाया था y = x² + 7x + 4। फॉर एग्जांपल ये उसी का ग्राफ है। अब आपने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट आपने प्यारे बच्चों कहाँ पे ड्रॉ करना है, x = 2। पहले तो फिगर आउट करें कि यहाँ पर x = 2 कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल x = 2 जो है, x की वैल्यू 2 जो है वो यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ग्राफ पे जाके देखें कि ये x = 2 जो है वो कहाँ बनता है। फॉर एग्जांपल x = 2 ये पॉइंट है। अब आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट होती है, और स्ट्रेट लाइन जो है इट शुड ओनली टच दिस स्पेसिफिक पॉइंट, नो अदर पॉइंट। किसी और पॉइंट को टच ना कर रहा हो, सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रहा हो, ठीक है। और ये जो मैंने येलो से ड्रॉ किया है दिस इज़ द टेंजेंट टू दिस ग्राफ एट x = 2। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट एट x = 2। देयर आर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे, वो आपने लाजमी जहन में रखने हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए टेंजेंट ड्रॉ करते वक्त। पहली जो बेटा बात है जो आपने जहन में रखनी है जब भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, दैट द टेंजेंट टचेज कर्व एट 1 पॉइंट ओनली, ठीक है जी। टेंजेंट touches the curve at 1 point only, ठीक है जी। ये पहली चीज़ है, पहली टिप है जो आपने ध्यान रखना है जिसका, कि टेंजेंट जो है इट इज़ ओनली गोइंग टू टच एट 1 सिंगल पॉइंट ऑफ योर कर्व,
ठीक है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्राफ जो हम कर्व बनाते हैं इसमें हर पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है वो चेंज कर रहा होता है। तो चूंकि ग्रेडियंट चेंज कर रहा है तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन जिसका नाम स्पेशल नाम है टेंजेंट। ठीक है, और वो टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा हो। ठीक है जी। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है, दैट टेंजेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन और एज द कर्व। ठीक है जी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है जब आप टेंजेंट बना रहे हो, दैट टेंजेंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन एज द कर्व। कर्व की और टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें, जो मैंने येलो से भी बनाया है, ये देखें ग्राफ भी ऊपर को जा रहा था और टेंजेंट भी देखें ऊपर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, दैट टेंजेंट शुड बी एज मच लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, लॉन्गर टेंजेंट्स आर बेटर। जो लंबे टेंजेंट्स होते हैं दे आर बेटर। अच्छा, वो बेटर क्यों है बेटा? उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए, दे शुड बी एज फार एज पॉसिबल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक ये पॉइंट ए सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये पॉइंट बी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉइंट ए एंड बी दे शुड you need to choose 2 points which are far away। आपने जब ग्रेडियंट फाइंड करना है इस टेंजेंट की हेल्प से, you need to choose 2 points which are far away। जो एक दूसरे से दूर हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल आपने ये यहाँ पर इस सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो बेटा यू आर नेवर गोइंग टू यूज दिस पॉइंट। जब आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 5th पॉइंट लिख रहा हूँ, दैट यू विल नेवर यूज द पॉइंट सी फॉर फाइंडिंग द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप सी पॉइंट को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, आप उस पॉइंट को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। जी, इज इट क्लियर सो फार? ये सारे पॉइंट्स आपने बड़े ध्यान से और दिमाग में रखने हैं। जी बेटा, जी क्लियर है? अच्छा जी। अब टेंजेंट के लिए हमने टेंजेंट से हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और बड़े रेड से लिख रहा हूँ, ये याद कर लेना आपने बेटा, क्योंकि ये हमारे पास हर जगह पे हमें यूज़फुल है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। या हम इसको, अगर आप इस तरह मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, राइज ओवर रन। मतलब कितना y वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चेंज है। ठीक है। अब यहाँ से उसके लिए आपको प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले आपने जो 2 पॉइंट्स बड़े दूर दूर सेलेक्ट किए हैं, आपने उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कोऑर्डिनेट है -1, -4, और ये वाला कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल 4, 0.5। तो आपने सबसे पहले जो दूर दूर वाले पॉइंट्स हैं टेंजेंट के ऊपर, आपने उनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो मेंशन कर लेने हैं, ताकि फिर आपको वैल्यूज़ ग्रेडियंट के फॉर्मूले में जब आप प्लग कर रहे हो तो दे आर नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू राइट। ठीक है। इससे अगला पार्ट जो हमारे पास यूजुअली 4th पार्ट जो हमारे पास आता है वो है टू डिस्क्राइब द व्हाट दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट।
describe what does this gradient represent। जो आपने ग्रेडियंट बनाया होगा वो क्या क्या शो कर रहा है, व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए यूजुअली हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपने एक बात बड़ी ध्यान से और बड़ी इजी है ये बात आपने याद रखनी है, दैट जो आप ग्रेडियंट बनाया होता है आपने, टेंजेंट जो आपने बनाया होता है बेटा, इट इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्वांटिटी वर्सेस द एक्स क्वांटिटी। ये आप चीज़ को बेटा याद रख लें अपने पास। इसको एग्जांपल भी अभी आपको दिखाता हूँ इसकी, ये चीज़ को आप याद कर लें। ठीक है, मेमोराइज कर लें आप बेशक इस चीज़ को। बेटा वो चीज़ क्या है, दैट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, जो भी चीज़ वाई एक्सिस पे मेंशन की हुई है, ठीक है, पर यूनिट द चेंज इन एक्स एक्सिस क्वांटिटी। जो चीज़ आपके पास एक्स एक्सिस पे मेंशन है उससे डिवाइड करना है। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ग्राफ है आपके पास, और ये ग्राफ जो था ये इट इज़ बिटवीन वॉल्यूम, इट इज़ बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ वाटर और मीटर क्यूब में, और दिस इज़ द टाइम। एक्स एक्सिस पे बेटा जान टाइम है और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है। ये ग्राफ है आपके पास। तो आप अगर आपको कहे कि अगर आपके पास इस पे कोई ग्राफ बना हुआ हो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ग्राफ, और यहाँ पर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है इस ग्राफ का, और वो कहता है कि ये जो ग्रेडियंट है, आपने फिर इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट किया। वो कहता है कि डिस्क्राइब दिस ग्रेडियंट। तो आपने क्या बताना है कि ग्रेडियंट क्या होगा, दैट ग्रेडियंट इज एक्चुअली इट इज़ द रेट, it is the rate of change of y एक्सिस क्वांटिटी। यहाँ पर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, y एक्सिस क्वांटिटी कौन सी है। y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट। x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो क्या है, टाइम। तो टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस क्वांटिटी पर यूनिट एक्स एक्सिस क्वांटिटी। ये आपका ग्रेडियंट जो है, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। ये आपके ग्रेडियंट की डिस्क्रिप्शन हो रही होती है। ये इस तरह का आपका ये ग्रेडियंट क्या बता रहा है, दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग यू अबाउट। ठीक है, फॉर इसकी एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस। ये आपका एक ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ के ऊपर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे बेटा जान पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन में भी, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आप कह दें टाइम, कह दें एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, अगर इसका ग्रेडियंट निकाला है, इस ग्राफ पे टेंजेंट को ड्रॉ करके आपने ग्रेडियंट निकाला है, तो व्हाट दिस ग्राफ इज गोइंग टू टेल यू, इट इज गोइंग टू टेल यू, it tells the rate of change of y axis quantity। y axis quantity क्या है बेटा, population, ठीक है, पर यूनिट। x axis quantity क्या है, टाइम। कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर
ए पॉपुलेशन का क्या चेंज है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू अबाउट। ठीक है जी, पर यूनिट टाइम, और टाइम का भी चेंज है। ठीक है जी, चेंज इन टाइम। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। नो जी सर। ओके जी, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, जो हमारी थोड़ी सी चीज़ जो है वो अ लिटल ट्रिकियर, अ लिटल डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट के दो पार्ट्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। बेटा सबसे पहले मैं आपके साथ टाइप 1 डिस्कस करूँगा, और वो टाइप 1 कंपैरेटिवली अ लिटल ईजियर देन टाइप 2। ठीक है, उसमें वो आपको क्या कहेगा, कहेगा सॉल्व, या फिर कहेगा दूसरी चीज़ क्या कह सकता है, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज़ का, पहले आपको कहेगा जी एक ग्राफ दिया होगा, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपने इसका ग्राफ को पहले प्लॉट किया भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी प्लॉट इट फॉर यू, कुछ ऐसे करके आपने इसको प्लॉट किया होगा। ऐसे करके आपने इसको कोई एक स्मूथ कर्व बनाया हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपसे वो कह रहा है, वो कह रहा है कि सॉल्व करना है आपने इसको, और ये ग्राफ आपने थोड़ा सा उसी का बनाया हुआ जो आपने पहले बनाया था। अभी आपने सॉल्व किसको करना है, यू नीड टू सॉल्व दिस। लेकिन जो आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वो प्यारे बच्चों आपने सॉल्व किया हुआ, आपने प्लॉट किया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का। अब आप ध्यान से ज़रा देखिएगा मेरे साथ, यहाँ पे जो ग्राफ है, मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ कि ग्राफ जो है वो किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का। और आपने सॉल्व किसको करना है, मेरे साथ ज़रा ध्यान से देखना है, आपने सॉल्व करना है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। आपने बच्चों इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, आपने ये नीचे वाली जो इक्वेशन है बिल्कुल इसकी राइट साइड को ऊपर जाली के जैसा बनाना है। अच्छा, आपने जिसको सॉल्व करना है उसको आपने ओरिजिनल के जैसा बनाना है। ठीक है जी, आपने कैसा बनाना है जी बेटा, स्टेप 1 बताइएगा जी, क्या था स्टेप 1? ओरिजिनल के जैसा। जी, स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 इज टू मेक द टेबल। right hand side same as the original। राइट हैंड साइड जो है वो आपने बिल्कुल ओरिजिनल के जैसी बनानी है। अब ज़रा ध्यान से आपने मुझे देख के बताना है, ये मैं ग्रीन से एडिशन कर रहा हूँ, आपने ध्यान से मुझे देख के बताना है कि आप ये जो नीचे जिसको आपने सॉल्व करना है इसमें ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट, और सिर्फ राइट साइड पे, सिर्फ राइट साइड का बताना है आपने मुझे। ठीक है, लेफ्ट साइड को भूल जाएं, राइट साइड में, इस साइड में आप ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली द सेम एज द येलो वन। अगर आप गौर से देखें तो ये पहली चीज़ बिल्कुल सेम है, ये ध्यान से देखें तो दूसरी चीज़ भी बिल्कुल सेम है। हाँ, डिफरेंस इन दोनों के अंदर है जो 4 और 9 है। अब 9 में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, विल इट बिकम 4? अगर 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट जी कर सर। दें, ये 4 बन जाएगा, और 4 ही तो चाहिए हमें ओरिजिनल इक्वेशन में। बेटा ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? अब ये लेफ्ट, अब आपने राइट साइड पे -5 किया है, तो एक बात को याद रखना है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे भी -5 करना पड़ेगा। तो आपकी जो नीचे वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बिकम -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस
5, ये जो नीचे वाली आपकी इक्वेशन है इट इज़ गोइंग टू बिकम दिस। अब ये वाली जो आपकी इक्वेशन है इसको आपने क्या करना है, इसको अब आपने कंपेयर करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, ठीक है जी। अब आपने इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। अब अगर आप गौर से देखें तो ओरिजिनल इक्वेशन की राइट साइड जो है वो इसकी राइट साइड से बिल्कुल मैच कर रही है। अब लेफ़्ट साइड भी बेटा जान, जब ये राइट साइड सेम है तो लेफ़्ट साइड जो है इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। और लेफ़्ट साइड सेम कैसे होगी, यहाँ ध्यान से देखना है आपने। ये मैं ये देखें जी, मैं पहले y राइट हैंड equals to साइड minus देख रहा 5. हूँ। पहले मैं यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड को लिख रहा हूँ दोनों की, x² + 7x + 4, और जो दूसरे वाली की जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी भी राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल के जैसी बन चुकी है। अब देखें ये दोनों Yes, sir. सेम हैं तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी द सेम। जब राइट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, बिल्कुल सेम हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना ये, अब ये सर ये चीज़, आपने RHS लिखा है राइट हैंड साइड। जी जी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर आप गौर से देखें तो राइट हैंड साइड बिल्कुल मैच कर रही है और हमने इसका ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, ऐसा ही है, ये ऑलरेडी प्लॉटेड ग्राफ है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज़ गिविंग अस अ न्यू इक्वेशन, हमें लेफ्ट हैंड साइड से एक न्यू इक्वेशन मिलेगी। हमेशा आप जो भी सवाल को सॉल्व करेंगे हमेशा राइट हैंड साइड जो है वो सेम हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा हमें न्यू इक्वेशन मिलेगी। अब आपने इस न्यू इक्वेशन को प्यारे बच्चों प्लॉट करना है अपने ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर y = -5 है, आपने ये इक्वेशन क्या कह रही है कि आपने y = -5 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लेनी है। अब यहाँ सर पर, आपने ये राइट हैंड साइड पे लास्ट में +4 लिखा हुआ है, जी बेटा, ये आपका आंसर +5 आया, x² + 7x + 5। नहीं नहीं बिल्कुल 5 नहीं है बेटा, वो 4 ही है। मैंने -5 किया था, -5 के बाद वो +4 बनता है, यहाँ पे 4 आता है। ओके 9 - 5 यस 4 होता है ना, जी जी ठीक है। सर। तो अब बैलेंस है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास न्यू इक्वेशन बनेगी आपने इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है आपको कि y = -5 पे आपने एक लाइन प्लॉट कर लेनी है। y = -5 पे लाइन का मतलब है दैट इट इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बात समझ आई, ये बात समझ आई है आपको? यस सर। अच्छा बेटा, जहाँ पर अब ये देखें एक ग्राफ हमारा ऑलरेडी बना हुआ था और एक ग्राफ हमारा बना है, एक ग्राफ हमारा अभी बना है विद द हेल्प ऑफ द न्यू इक्वेशन। तो बेटा जहाँ पर ये दोनों ग्राफ्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? जी सर. तुम्हारे पास जो सोल्यूशन होगा तो वो हमारे पास कैसे होगा, द एक्स एक्सिस, द solution is going to be the x axis values where the two graphs intersect will be the final answer। जहाँ पर ये दोनों ग्राफ्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। वहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ को देख लेना है, दैट इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं. इसी तरह का एक, ये तो एक सिंपल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हुई ना। दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन देयर वाज अ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हुई, ठीक है।
अगर आप गौर करें तो ये मैंने जो न्यू लाइन बनी थी, दिस वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अब कुछ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल नहीं बट अ स्लांटेड लाइन विल बी प्लॉटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है आपको कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों, जो आपने ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो ग्राफ आपने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, वो ग्राफ आपके पास उसी का है जो पहले आपने बनाया हुआ था, विच वॉज समहाउ लाइक दिस। और वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ये ग्राफ आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मैं उसको आपके फर्दर पार्ट्स में आगे लेके जाके बता रहा हूँ। ठीक है, ये अब आपकी यहाँ पे आपने पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी है। ओरिजिनल क्या है आपकी बेटा, यहाँ पे ओरिजिनल है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है, और जिसको आपने सॉल्व करना है वो इक्वेशन क्या है, वो है 0 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है जी, इस नीचे वाली को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका क्या था, मैंने अभी आपको ऊपर वाले लास्ट पेज पे लिखवाया था कि पहला स्टेप आपका क्या है जी बेटा, लास्ट स्टेप बताइएगा यहाँ पे, मेक द राइट हैंड सेम एज द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है जी, आपने ये जो राइट हैंड साइड है, आपने इन ऊपर वाली की नीचे वाली को ऊपर वाली के जैसा बनाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड शुड बी द सेम। आपने पहले स्टेप में क्या करना है, राइट हैंड को सेम करना है। अब जरा ध्यान से देखना है कि आपने कैसे सेम करना है। पहली चीज को देखें, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी सेम हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3x है और ओरिजिनल इक्वेशन में 7x है। आप इसमें ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल इक्वेशन। आप इसमें ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट इट बिकम्स ओरिजिनल एज द सेम एज द ओरिजिनल। 4x इसमें आप 4x ऐड करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाली इक्वेशन जैसा बन जाता है, ऐसा ही है। और प्लस 4b बेटा एक बात और एक चीज़, ठीक है जी, और अब देखें ये जो x वाली चीज़ है ये बिल्कुल सेम हो गई है। ओके, अब आगे चलते हैं। बेटा ये नीचे वाली में 1 लिखा हुआ है लेकिन ऊपर ओरिजिनल में +4 लिखा है। अब आप 1 के अंदर ऐसा क्या करें कि वो 4 बन जाए, प्लस सर 1 बेटा प्लस 3। इसमें भी 3 ऐड कर दें तो ये ओरिजिनल के जैसी बन जाती है, ऐसा ही है। अब आपने बताना है कि आपने इस इक्वेशन में से अपने जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं राइट साइड पे। 4x प्लस 3। शाबाश, आपने 4x और +3 को आपने ऐड किया है, ऐसा ही है जी बेटा, ऐसा ही है जी सर, ऐसा ही है। जिस चीज को आपने यहाँ पर ऐड किया है वही सेम चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख देंगे, 4x प्लस 3। जो चीज आपने राइट साइड पे अपनी खुद से ऐड की है सेम करने के लिए, वो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो राइट हैंड साइड इज द राइट हैंड साइड इक्वल द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के सेम हो गई है जी सर। तो बेटा इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वो भी आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, और उसका सेम होने का मतलब पता है क्या है, उसका मतलब है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है जी, उसका सेम होने का मतलब है ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, दिस इज एन अनदर इक्वेशन। ठीक है, अब इस
अनदर इक्वेशन को अब आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू प्लॉट इट ऑन योर ओरिजिनल ग्राफ। और वो कैसे करेंगे, आप एक छोटा सा टेबल प्लॉट करेंगे जिसमें आप सिर्फ 3 वैल्यूज लेंगे। एक छोटा सा टेबल प्लॉट करना है, उसमें 3 वैल्यूज लेनी है आपने, और वो 3 वैल्यूज आपके ग्राफ के ग्रिड पे ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, आपने को जोन सी भी 3 वैल्यूज सेलेक्ट कर रहे हैं वो ग्राफ के ग्रिड पे ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए, और सबसे आसान जो वैल्यूज होती हैं वो 0 1 2 होती हैं। ठीक है जी, अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब ये देखिए एक नया ग्राफ जो है, नए पॉइंट्स जो हैं वो आपके प्लॉट करने के लिए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको यहाँ अपने ओरिजिनल ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, आप सर अपने लास्ट वाले ग्राफ में आपने इसलिए ये टेबल में आया था क्योंकि वहां पे सिंगल वैल्यू थी जी -5। बिल्कुल, वहां पे बेटा जो लास्ट वाला प्रीवियस पे जाता हूं दोबारा, ये देखिए यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू है। ठीक है, और एक वैल्यू का हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ग्राफ होता है और स्लांटेड का डिफरेंट ग्राफ होता है। ठीक है, अभी मैं आपको उसका भी बताता हूँ डिटेल। ठीक है, ये वाली आप ग्राफ की वैल्यूज को प्लॉट करके यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो मैंने येलो से ड्रॉ की है ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 की। ठीक है बेटा जी, जी बात समझ आ गई। अब जहां पर ये वैल्यूज जो है आपके ओरिजिनल ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर ये आपकी वैल्यूज जो हैं, ये जो लाइन है आपके ओरिजिनल ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, वो वाली x की वैल्यूज को आपने नोट कर लेना है। ठीक है, वो वाली x की वैल्यूज जो हैं दे आर गोइंग टू बी द सोल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। ठीक है, इस सर एक सवाल है। जी जी सर ये जो टेबल में आया था इसमें हमने x की वैल्यूज एड की 0 1 2। जी जी तो सर अगर ये वैल्यूज कम है और पॉइंट्स से मीट नहीं कर रहे तो ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए बेटा और वैल्यूज लाइन ऐड कर सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो मैंने येलो से प्लॉट की है, इस लाइन को आप बनाने के बाद जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। और आपने इतना एक्सटेंड करना है कि ये आपके ग्राफ को जितनी जगह भी इंटरसेक्ट कर सकती है कर ले। ठीक है, ठीक है सर जी। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट जरा ध्यान से अपने आपका जो क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से इधर देखिएगा। आपने ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट किए और आपकी लाइन बनी ये। ठीक है, ये छोटी सी जो मैंने रेड से बनाई है आपकी ये लाइन बनी। तो बेटा आपने ये लाइन को सिर्फ इतना ही नहीं बनाए रखना, आप इस लाइन को जितना चाहे एक्सटेंड कर लें। ठीक है, और आपने इतना एक्सटेंड करना है इसको तो सो दैट दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट मैक्सिमम पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये लाइन जो मैंने आपके कहने पे ड्रॉ की है ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली जो मैंने बनाई थी वो सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही थी। बात फॉलो की अब आपने? जी सर जी। जी, ये क्लियर होगी बात? जी ये 2 तरह के बेटा टाइप्स, एक ही टाइप में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन मैं वो जो अभी आप इक्वेशंस की बात कर रहे थे उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइंस होती क्या हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखना आपने मेरे साथ। पहली टाइप मैं आपके साथ बना रहा हूँ। ये एक ग्राफ है आपके पास। ठीक है, ये ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और वो आपसे अगर कहता है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू 1 की, क्या कहता है, आपने y इज इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो दिस लाइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी और कहाँ पर होगी, जहाँ पर y की वैल्यू 1 है। ये यहाँ पर होगी जहाँ पर y की वैल्यू बच्चे 1 है। इसी तरह मैं आपको 1-2 लाइंस और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो आपसे कहता है कि लाइन ड्रॉ करें y इज इक्वल टू -3 की।
-3, अब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि y की वैल्यू -3 कहाँ पर है। अब y की वैल्यू -3 यहाँ पर है अगर, तो आपने बच्चे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूं करके ड्रॉ कर लेनी है। दिस इज़ गोइंग टू बी y इज़ इक्वल टू -3 की लाइन। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कहता है कि y इज़ इक्वल टू -1.5 पे ड्रॉ करें, तो पहले आइडेंटिफाई करें कि y इज़ इक्वल टू -1.5 है कहाँ पे। पहले y इज़ इक्वल टू -1.5 मिल जाए तो वहाँ पर आपने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूं करके ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। अगर आपसे कहता है कि y इज़ इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करें, तो आपने क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि y की वैल्यू 2 कहाँ पर है, और वहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूं करके ड्रॉ कर लेनी है। ये y इज़ इक्वल टू 2 की लाइन बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जब भी वो y इज़ इक्वल टू की बात करेगा, ठीक है, जब भी वो कहेगा ऐसे करके y इज़ इक्वल टू समथिंग, तो लाइन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी horizontal. yes, line is always going to be horizontal। ठीक होगी बात। अब इसी तरह आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ लाइन पे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, ये आपके पास ग्रिड है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है जी। और यहाँ पर भी आपको कहता है सबसे पहले कि आप फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करें। सबसे पहले उसने क्या कहा है, x इज़ इक्वल टू 2। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप आइडेंटिफाई करें कि x की वैल्यू 2 कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो आपने इस पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे करके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो x इज़ इक्वल टू 2 में से पास कर रही हो। अब अगर आपसे कहता है कि x इज़ इक्वल टू -1 की लाइन ड्रॉ करें, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि x की वैल्यू -1 कहाँ पर है। जहाँ पर भी x की वैल्यू -1 है, वहाँ पर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे करके, जो बिल्कुल इसमें से पास कर रही होगी। ठीक है जी, ऐसे। ठीक है, ये x इज़ इक्वल टू -1 की लाइन आ जाएगी। इसी तरह आपसे कहता है कि x इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3.5 की लाइन ड्रॉ करें। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 3.5 जो है वो है कहाँ पे। जहाँ पर भी x इज़ इक्वल टू 3.5 है, आप वहाँ पर एक इसी तरह दोबारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये x इज़ इक्वल टू 3.5 की लाइन है। तो यहाँ से अब हमें एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि जब भी वो बात करेगा कि x इज़ इक्वल टू समथिंग, तो लाइन हमेशा क्या होगी, x इज़ इक्वल टू समथिंग, द लाइन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वर्टिकल। ठीक है जी, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आप प्लॉट कर देंगे इसमें। अब तीसरी टाइप हमारे पास क्या है, तीसरी टाइप है हमारे पास लाइंस की स्लांटेड लाइन। ठीक है जी, ग्राफ आपके पास है, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना है आपने। ये ग्रिड है आपके पास, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। आपके पास एक लाइन ड्रॉ हुई है ऐसे करके, टिल्टेड है, ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या फिर ऐसे है, मतलब उसमें थोड़ा सा बेंड है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी टिल्टनेस है। इफ देयर इज अ लिटिल टिल्टनेस, ठीक है, इफ देयर is a little tiltness
देन द लाइन इज गोइंग टू बी स्लांटेड। ठीक है जी, स्लांटेड, स्लांटेड लाइन मतलब एक टेढ़ी लाइन, और उसकी इक्वेशन हमेशा कैसी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। जी बेटा, ये यहाँ तक हमारे पास दिस वाज द टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन दैट वी कैन हैव। अब टाइप 2 करते हैं हमारे पास। टाइप 2 में हमारे पास क्या हो सकता है कि यूजुअली इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, यूजुअली इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, और 2 पॉइंट्स कैसे होते हैं ज़रा ध्यान से देखना है। आपके पास वो कहता है कि ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सी लाइन होनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लांट? ये कौन सी लाइन होगी बताइएगा ज़रा। Slanted. ये स्लांट हाइट होगी बेटा, बिल्कुल ठीक है। हम ओरिजिनली कौन सा ग्राफ कर रहे थे, हम ओरिजिनली ग्राफ शुरू से अभी तक एक ही ग्राफ को हमने पकड़ा हुआ था, और वो ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का। ये ग्राफ आपके पास ओरिजिनली बना हुआ है। आपने इस ग्राफ के ऊपर क्या, इस ग्राफ की हेल्प से किसको, इस ग्राफ के ऊपर आपने किसको प्लॉट करना है, आपने इस लाइन को प्लॉट करना है। ठीक है जी, इस लाइन को अब आपने कैसे प्लॉट करना है जी, बताइएगा ज़रा, जल्दी से बताइएगा, शाबाश। सर वो टेबल बना, शाबाश, एक टेबल बनाएंगे छोटा सा, और टेबल के अंदर 3 वैल्यूज़ को हम सपोज कर लेंगे x की, और उसके 0 1 अकॉर्डिंगली, 2। और 0 1 2 जो है वो सबसे आसान वैल्यूज़ होती हैं सपोज करने के लिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम अपना एक आंसर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जो है वो यहाँ पर आती है ऐसे करके, ऐसे करके, दिस इज द लाइन दैट यू गेट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसकी लाइन आपको कहता है ये ऐसी सी है। ठीक है, अब आपके पास जो अगला पार्ट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रा ध्यान से आपने सुनना है। इससे जो फर्दर अमेंडमेंट में पार्ट आएगा वो ऐसा होगा, जो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है जी, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन the points of intersection of the curve, कौन सा कर्व की बात कर रहा है बेटा जान यहाँ पे, ये जो येलो से मैंने कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड लाइन, और लाइन की कौन से की बात हो रही है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, आर द solutions to ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है जी, और आपसे एंड पे क्या मांगेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है जी, आपने ये अब आपको दिखने में बहुत डरावनी सी चीज़ लग रही है। ठीक है जी, बड़ी अजीबो गरीब सी चीज़ लग रही है। अब आपने अब वो कहना क्या चाह रहा है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आपको कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है जहाँ पर आपका कर्व और आपकी लाइन दे आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इससे करना क्या है, जरा बड़े ध्यान से बेटा आपने बात सुननी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टाइप 2 आपको मैंने बता रहा हूँ, इसमें आपके पास होगी क्या चीज़, यू विल बी हैविंग 3 इक्वेशंस। ये बात को अपने पास नोट कर लें, यू विल हैव 3 इक्वेशंस।
ये जो टाइप 2 हम कर रहे हैं इसमें आपके पास इक्वेशंस कितनी होंगी बेटा? आपके पास 3 इक्वेशंस होंगी, ठीक है। पहली इक्वेशन कौन सी होगी? इक्वेशन 1 विल बी ऑफ द कर्व, एक कर्व होगा आपके पास, और वो कर्व हमारे पास इस केस में क्या था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टार्ट के अंदर ही दिया होगा, जिसको हमने स्टार्ट में ही प्लॉट कर लिया होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन नंबर 2 गिवन होगी, और वो हमारे पास वो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? वो आप हमारे पास लाइन होगी, वो हमारे पास लाइन होगी, लाइन नंबर 2। और वो लाइन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या थी? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है जी। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड जो चीज़ हमारे पास गिवन होगी वो क्या होगी? एक बड़ी अजीब व गरीब सी इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी, और वो हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये थर्ड इक्वेशन है जो हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। और अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? अब आपने इसको सॉल्व करने का एक बड़ा इजी मेथड है जो आपको बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आपने बच्चे इक्वेट कर देना है किसको किसको? यू आर गोइंग टू इक्वेट द कर्व इक्वल द लाइन। आपने कर्व को और लाइन को आपस में इक्वेट कर देना है, ठीक है। इक्वेट कैसे करते हैं? सबको आता है, ठीक है। इक्वेट करना है और आपने फिर उसको सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर लेना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ओरिजिनली इक्वेशन थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल हमारे पास पहला स्टेप, मैं यहाँ पे पहला ये स्टेप नंबर 1 कहूँगा, इसको स्टेप नंबर 2 कहूँगा, और इसको स्टेप नंबर 3 कहूँगा। अब बेटा जान स्टेप नंबर 1 करने लगा हूँ मैं आपके साथ, और स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, और हमने कर्व को और लाइन को आपस में इक्वेट करना है। इक्वेट करने का मतलब क्या होता है? हमने आपस में इन दोनों को इक्वल रख देना है, ठीक है। हमने इनको आपस में इक्वल कर देना है। लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3, ठीक है। y की वैल्यूज़ को हमने आपस में इक्वल कर देना है, ठीक है। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना है। दिस वॉज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है? लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करिएगा प्लीज़ मेरे साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 1 इक्वल टू 0। ये स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 आपका क्या था? कंपेयर करना। अब आपने इनको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने कंपैरिजन में अपनी ओरिजिनल इक्वेशन और ये जो बड़ी अजीब सी इक्वेशन हमें दी हुई है, इसका नाम ही रख लेते हैं हम अजीब। इसका नाम रख लिया हमने बेटा अजीब, ठीक है। आपने अपनी जो इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई की है उसको और इस अजीब को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से मेरे साथ आपने देखना है। मैं ओरिजिनल को लिख रहा हूँ पहले, मैंने जिसको सिंप्लीफाई किया है मैं उसको पहले लिख रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा। और ये जो अजीब है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। बेटा ये वाली मेरी सिंप्लीफाइड है, ये जो ऊपर मैंने लिखी है ये सिंप्लीफाइड वाली इक्वेशन है, और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये अजीब है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है।
कंपैरिजन में देखें तो ये जो एक्स स्क्वायर है ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर वाली के साथ क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देख के मुझे बताना है आपने। ऊपर वाली में अगर आप गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और नीचे वाली में एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब अगले वाले सर पे चलते हैं। A1 हो जाएगा, B5 हो जाएगा और C1। बिल्कुल ठीक कह दिया। और x वाली के साथ ऊपर वाली में 5 है और नीचे वाली में b है, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पता लग जाएगी क्या है, 5 है। और c वाली को ज़रा ध्यान से देखना मेरे साथ। c वाले को अगर आप देखें तो ऊपर वाले में +1 है, ठीक है, +1 है, और नीचे वाले में बेटा +C। नीचे वाले में +c है, तो c की वैल्यू भी +1 हो जाएगी हमारे पास। तो हम ये a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं बड़े इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई मुश्किल है तो बेटा बताएं। सर अगर ऊपर -1 और नीचे अच्छा, +C। अब ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपके कहने पे, ज़रा ध्यान से देखना है, बल्कि अगले पेज पे करता हूँ। अब ये मेरे पास स्टेप नंबर 3 से आगे कर रहा हूँ, ये स्टेप नंबर 3 है मेरा। पहली जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो मेरी बनी -x² +3x -4 = 0। ये मेरी सिंप्लीफाइड वाली इक्वेशन बनी। ये अनदर एग्जाम्पल, मैं उसी वाली एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत साइंस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो क्लैरिटी है ए, बी और सी फाइंड करने की वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये सिंप्लीफाइड वाली है बेटा, और ये वाली आपकी वो बड़ी अजीब सी जो इक्वेशन है ये वो है, ये अजीब है, ठीक है, इसका नाम ही अजीब है। अब यहाँ से आपने कंपैरिजन स्टार्ट करना है बेटा। पहले तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ कोफिशिएंट देखना है कि क्या है, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ से कि a की वैल्यू क्या है, -1। ध्यान से देखा आपने, ये -1 था, जी सर। ठीक है, और b की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो b की वैल्यू क्या है, बताइएगा। +3। b विल बी इक्वल टू +3। अब यहाँ से आपने c को ज़रा ध्यान से देखना, c की वैल्यू क्या है, -4। बिल्कुल ठीक हो गया। आप असल में कंपेयर कर रहे होते हैं कोफिशिएंट्स वर्सेस कोफिशिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर लें, यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग द ये एड मैथ वाले बच्चे जो हैं ये ज़्यादा अच्छा भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सेम वेरिएबल्स, जिन के वेरिएबल सेम है उनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। सर जी सर अगर ये वैल्यू अगर दोनों साइड पे डिफरेंट हो, मतलब सर एक साइड पे हो -x³/5 और एक साइड पे हो -x/2, तो वो कैसे करेंगे? दोबारा बताइएगा जी, मुझे लिखवा दें, यहाँ पे मैं करता हूँ आपके साथ। सर जैसे है 3 + 2x 3 + 2x, अच्छा, -x³/5 अच्छा, = -x/2 +4। तो बेटा पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें ना, इस चीज़ को तो पहले आप सिंप्लीफाई करें, और पहले सिंप्लीफाई करके बिल्कुल एक इस तरह की एक इक्वेशन बना लें, ठीक है। आप अभी पहले स्टेप पे हैं, अभी आपने सिंप्लीफाइड आंसर इक्वेशन बनाई नहीं है, ठीक है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब एक और तरह का क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अनदर टाइप ऑफ इट, ठीक है। ये तो बेसिक सा सवाल था ना, जिसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसी का ये जो अजीब सी इक्वेशन थी, इसका बड़ा एक डरावना काम करते हैं, मतलब एक इसका बड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन करते हैं, एडवांस लेवल फॉर दिस। इसका एडवांस लेवल क्या हो सकता है बेटा,
हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, ये जो कर्व था, कर्व वाली इक्वेशन नंबर 1 है, वो गिवन हो हमें। उसके बाद हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास ना हो, और जो आपके पास तीसरी जो है अजीब है, अजीब क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3, वो भी आपके पास गिवन हो, और वो आपको फाइंड आउट करने को कहे कि ये इसको देखें आप, ठीक है, इसको फिगर आउट करें कि ये क्या है, फाइंड दिस इक्वेशन, जो आपके पास लाइन है उसको फाइंड आउट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स डू अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में वो क्या कहेगा, पॉइंट ऑफ intersection of curve, और कर्व का क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 एंड अ लाइन L are solutions to 2x square plus 3x plus 1 इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास, अब बड़ा ध्यान से आपने फिगर आउट करना है, ये आपके पास वो कर्व वाली इक्वेशन है जो आपको शुरू में क्वेश्चन के गिवन होती है, ये आपको वो जो अजीब सी इक्वेशन थी ना, अजीब, दिस इज दैट अजीब वाली इक्वेशन, ठीक है। अब वो आपको एंड पे फाइंड आउट क्या करने को कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L, जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आपने वो फाइंड आउट करनी है। बेटा पहला स्टेप आपको बताया था मैंने, पहला स्टेप में आपने क्या करना है, आपने दोनों को इक्वेट करना है। किन दोनों को इक्वेट करना है, लाइन को और कर्व को। स्टेप नंबर 1 आपने बड़े ध्यान से बेटा देखना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 1 क्या था, इक्वेट कर्व एंड, कर्व को और लाइन को आपने इक्वेट करना है, कर्व को और लाइन को। अच्छा जी, और अब लाइन तो हमें गिवन ही नहीं है, तो लाइन की जगह मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, और लाइन की इक्वेशन क्या है, mx प्लस सी, ठीक है। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन इन अ सेंस दैट यू आर गोइंग टू और राइट देम बोथ इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना था, स्टेप नंबर 2 में आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, लाइक टर्म्स को आपने कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एम एक्स माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 आ गया। अब आपने स्टेप नंबर 2 को ही फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है, और सिंप्लीफाई कैसे करना है, 2x स्क्वायर, इसमें से अगर आप गौर से देखें तो ये x कॉमन आ सकता है, आप x को कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा 6 माइनस एम, और ये आपके पास सिंपल, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता क्योंकि ये एक नंबर है खाली, सिंपल नंबर। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा जी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 6 माइनस एम माइनस 1 माइनस सी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा बेटा सिंप्लीफाइड, ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, वो तीनों स्टेप्स याद रखने हैं आपने। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब लास्ट स्टेप आपको बताया था स्टेप नंबर 3। इफ़ एनी वन ऑफ यू कुड जस्ट टेल मी कि स्टेप नंबर 3 क्या था। कंपैरिजन। शाबाश जी, स्टेप नंबर 3 था कंपैरिजन
कंपैरिजन में आपने सबसे पहले अपनी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है आपने उसको लिखना है, ठीक है, और उसके नीचे आपने वो वाली इक्वेशन लिखनी है जो बड़ी अजीब है, ठीक है। ये आपकी सिंप्लीफाइड वाली आ गई, और इसके नीचे आपने कौन सी इक्वेशन लिखनी है, अजीब। तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द अजीब, ये अजीब वाली इक्वेशन है। अब आपने बच्चे दोनों को कंपेयर करना है। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास गौर से देखना है आपने, आपके पास ये पहली दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, इसका और यहाँ से गौर से देखें तो ये x भी मैच हो रहा है। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। कौन सी दोनों चीज़ें, 6 माइनस m और ये जो 3 है ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम बड़े आराम से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल बी 3 माइनस 6 और माइनस m विल बी इक्वल टू -3, और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3। और यहाँ से अगर आप लास्ट पार्ट को कंपेयर करें, इस वाले पोर्शन को, विच इज़ दिस वन एंड दिस वन, इसको भी अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या बनेगा, -1 माइनस c, इट विल बी इक्वल टू +1। और यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, -c इज़ इक्वल टू 1 + 1, माइनस c विल बी इक्वल टू +2, और c की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं -2। सर ये -c इक्वल टू 1 + 1 कहाँ से आ गया? हाँ दोबारा पूछें। 1 + 1 कैसे आ गया? ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, बेटा 1 तो एक ही है ना? ये इसकी समझ आई है, इस इक्वेशन की जो मैंने लिखी है? नहीं सर। अच्छा बेटा, ये मैंने देखे लास्ट पोर्शंस को कंपेयर किया है दाऊद, ये जो लास्ट पोर्शन थे ये मैंने कंपेयर किए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप? तो कंपैरिजन ही करना है ना आखिरी स्टेप में, याद है कंपैरिजन करना है कि नहीं? जी जी हाँ। तो बेटा ये आखिरी वालों को कंपेयर कर रहा हूँ, आखिर में क्या लिखा हुआ है ये ज़रा ध्यान से देखें, मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये -1 माइनस c और नीचे वाले में +1 लिखा है, तो मैंने आपस में इन दोनों को इक्वल रख लिया बेटा। जी बेटा समझ आई बात की? ओके। अब इनको आगे सिंप्लीफाई किया तो c की वैल्यू आ गई, और हमारे पास अगर आप वापस जाएं ये इस पे प्रीवियस पे, तो जो लाइन ऑफ इक्वेशन है उसमें दो चीज़ें ही मिसिंग है, एक m और एक c। तो लाइन ऑफ इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बड़े इजीली आ गई है, लाइन ऑफ इक्वेशन यहाँ से आ गई है हमारे पास कि नहीं? जी बेटा बताइएगा। यस सर। लाइन ऑफ इक्वेशन L जो है वो कैसे आई है, क्या होगी, y इज इक्वल टू, वो थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, और हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और c की भी कर ली है, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस -2। ठीक है, तो ये वाली लाइन ऑफ इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। समझ आई बात थी कि नहीं आई? जी आ गई जी। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम सो फार? जी बेटा। सर। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन का एक ओवरऑल ओवरव्यू था, ठीक है। ये अब आप सारे हमने इसमें कवर कर लिए।